Hello and welcome friends. My name is Abhishek Gaur from Exam Vidhi online platform. एंड जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पता है कि प्रैक्टिस कराया था काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपके एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें मैंने लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जो भी पैटर्न अभी तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए थे। एंड बच्चों की ये डिमांड आ रही थी कि बेटा कब नेक्स्ट क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कराने वाले हैं या नेक्स्ट टेस्ट सीरीज कब लेकर आने वाले हैं। तो बेटा लेकर आ गए हैं हम आज आपके लिए दोबारा से फिर से एक बहुत ही प्यारी सी टेस्ट सीरीज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड काफ़ी बच्चों ने उसमें आंसर्स भी करे थे, मेरे को काफ़ी बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर भी थे। एंड जो बच्चे जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करी। एंड ऐसे ही आपको लगे रहना है बेटा एग्जाम के लिए। तो मेरी जितनी भी क्लासेस रहेंगी प्रैक्टिस क्लासेस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं उन बच्चों के लिए जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और उन बच्चों के लिए भी जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्योंकि बेटा जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उनको नए नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलने वाले हैं कि किस तरीके से एग्जाम में पैटर्न आने वाला है और किस तरीके से हमको हिट करना है। और जिनको प्रैक्टिस नहीं है या फिर जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बेटा उनको ये चीज सीखने के लिए मिलेगी कि हमें एग्जाम कैसे सॉल्व आउट करना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो बिल्कुल एज इट इज उसी पैटर्न पर हम आपको यहां पर क्वेश्चंस कराने वाले हैं। तो बेटा देख लेते हैं। पहला पैटर्न एग्जाम का ये रहता है बेटा एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में क्या होता है बेटा, आपको एक सेंटेंस लिखा होता है और उस सेंटेंस में अगर आपको कहीं पे लगता है कि किसी भी पार्ट में करेक्शन है तो वहीं पे आपको एरर टिक करना है। जैसे सपोज दैट मैंने बोला बेटा इस सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में कोई एरर लग रहा है मुझे, तो बेटा ए पे टिक कर देना है। एंड अगर मुझे लग रहा है कि सेकंड पार्ट में एरर है तो आपको बी पे टिक कर देना है। एंड अगर आपको लग रहा है सी पार्ट में एरर है तो सी पे टिक करना है। एंड अगर आपको लग रहा है कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको डी पे टिक करना है। तो इस टाइप से आपका पहला पैटर्न रहता है इंग्लिश में। तो देख लेते हैं भैया इसमें क्या एरर है। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर इजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर इजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो क्या एरर है इसमें देख लेते हैं जरा। देख रहे हैं आप कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है। इजी की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, इजियर होती है। इज इट क्लियर? तो जब इजियर ऑलरेडी ही कंपैरेटिव डिग्री है तो वहां पे मोर लगाने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। इज इट क्लियर? तो यहां पे बेटा ये सुपरफ्लुएंस हो गया कि आपने इजियर से पहले क्या लगा दिया, मोर लगा दिया। इज इट क्लियर? तो क्या एरर है आपका, बी पार्ट में एरर है। और बी पार्ट में क्या एरर है कि यहां पे इजियर से पहले मोर नहीं आना है, तो आपको किस पे टिक कर देना है, बी पार्ट पे आपको टिक कर देना है। इज इट क्लियर? एंड अगर आपको लगता कि यहां पे मोर नहीं होता तो बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता और आपको डी पार्ट पे नो एरर पे आपको टिक करना होता है। इज इट क्लियर? तो ये पहला पैटर्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। सेकंड क्वेश्चन, जयपुर इज फर्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़। जयपुर इज फर्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़। क्या एरर है इसमें, जयपुर इज फर्दर और फार्दर। जयपुर इज फार्दर, जयपुर दूर है पटना से, ना कि फर्दर है। इज इट क्लियर? तो यहां पे क्या एरर है, यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक है। फर्दर की जगह पे क्या आना है, फार्दर आना है। इज इट क्लियर? फार, फार्दर, फार्देस्ट। इज इट क्लियर? तो यहां पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करा गया है और कंपैरेटिव डिग्री फार की क्या होती है, फार्दर होती है, ना कि फर्दर। इज इट क्लियर? नाउ चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, एरर डिटेक्शन। तो नॉट ओनली हर हस्बैंड बट इवन हर फादर ऑल्सो फाइंड हर सेल्फिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जा चुका है। एंड ऐसा ही क्वेश्चन CHSL में भी पूछा गया है, MTS में भी, CGL में भी। सेम पैटर्न आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जा सकता है हर एग्जाम में। जितने भी एग्जाम लेटेस्ट पूछे गए हैं उन एग्जाम में इस तरीके का पैटर्न काफी देखने को मिला है। तो देख लेते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड कहते हैं या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। जब भी ऐसे दिया होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इसमें क्या रहता है कि बेटा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब न लगाकर हम सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। इज इट क्लियर?
जैसे कि मैंने बोला नॉट ओनली not only I but also my friends, not only I but also my friends। तो बेटा आपने देखा not only के बाद दिया हुआ है I एंड but also के बाद दिया हुआ है my friends। तो बेटा वर्ब जो लगनी है इसमें, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगने वाली है, सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगने वाली है। और क्या लग जाएगा, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग क्या आने वाला है, आर आने वाला है। सभी बच्चे यहां पर समझ चुके हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं, नॉट ओनली दे बट ऑल्सो आई, नॉट ओनली दे बट ऑल्सो आई। सो आई के अकॉर्डिंग वर्ब रहेगी, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। इज इट क्लियर, नॉट ओनली दे बट ऑल्सो आई एम। इज इट क्लियर। तो यहां पे किसके अकॉर्डिंग वर्ब आने वाली है, यहां पे वर्ब आने वाली है फादर के अकॉर्डिंग। और फादर के अकॉर्डिंग जब वर्ब आएगी तो बेटा फर्स्ट फॉर्म की जगह पे यहां पे क्या लग जाएगा, एस ई एस फॉर्म लग जाएगा। क्योंकि बेटा सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज करा जाता है, एस ई एस फॉर्म का यूज करा जाता है, ना कि फर्स्ट फॉर्म का। इज इट क्लियर। सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो जब भी आपको ये कंजंक्शन देखने को मिलेगा तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाई जाती है। एंड सेकंड वाला सब्जेक्ट है हर फादर। सो बेटा अभी कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से क्लास बीच में मिसमैनेज हो गई थी। तो हम बात कर रहे थे बेटा इस क्वेश्चन पे, दोबारा कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन पे हमने बात की थी और इस क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब भी नॉट ओनली और बट ऑल्सो आपको देखने के लिए मिलेगा तो उसमें क्या कर देना है बेटा, हमें फर्स्ट जो सेकंड हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब को लगाना है। ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड का क्वेश्चन होता है। इज इट क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है जब भी नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो आपको देखने के लिए मिलने वाला है तो आपको वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगानी है, सेकंड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। एंड सेकंड ऑब्जेक्ट हमें है हमारा हर फादर। सो फादर इज सिंगुलर नाउन एंड जब फादर सिंगुलर नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आने वाली है तो क्या आने वाली है, फाइंड्स। एक्चुअली सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग एस ई एस फॉर्म लगती है। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेस्ट इंडीज टीम हैड नॉट वॉन एनी मैच लास्ट ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन बच्चों ने मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लास ले रखी है उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि इसमें क्या एरर है। जिन्होंने नहीं ली है वो जाकर जो हमारा ऐप है एग्जाम विधि उस पर मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लास ले सकते हैं। उसमें एक एक कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ है कि किसमें कैसे एरर टिक करना है या फिर कैसे आपको एरर फाइंड आउट करना है हर एक क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं। द वेस्ट इंडीज टीम हैड नॉट वॉन एनी मैच लास्ट ईयर। एक्चुअली जब भी आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा लास्ट ईयर, तो इस वर्ड का इस्तेमाल केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होने वाला है। ये मेरे बच्चों को पता है जिन्होंने मेरी कॉन्सेप्ट क्लास ले रखी है। अगर आपने नहीं ली है तो आप एक बार मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लास ऐप पर जाकर ले सकते हैं। आपको बहुत फायदा होने वाला है आपके एग्जाम में। इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम से। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, आपके एग्जाम में इंग्लिश का क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। जब आप एग्जाम देकर आओगे तो आप याद रखोगे कि हमने एक सही टीचर को सुना था और सही टीचर को हमने फॉलो करा
और आज उन्हीं की वजह से हमारा एग्जाम का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। इज इट क्लियर? तो देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। तो आपने देखा लास्ट ईयर क्या लिखा हुआ है, लास्ट ईयर लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग क्या आने वाला है? एक्चुअली इसमें एरर हो गया है इस क्वेश्चन में, हैड नॉट वॉन, हैड नॉट वॉन यहां पे एरर है। एक्चुअली ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा ये सेंटेंस, तो इसमें क्या आ जाएगा? डिड नॉट विन, क्या आ जाएगा? डिड नॉट विन आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये टेंस में मैंने बताई थी बात बच्चों को कि जो लास्ट, जब भी आपको दिखेगा लास्ट ईयर, लास्ट डे, तो ऐसे जो वर्ड्स रहते हैं वो किस में रहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहते हैं। और सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है? फिफ्थ क्वेश्चन है ये, एंड इसमें एक फिलअप पूछा गया है, बहुत ही प्यारा सा फिलअप दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ द बैड वेदर ही हैड टू स्टे डैश द होटल, मतलब खराब कंडीशन की वजह से वो कहां पर जाके रुका? वो होटल में रुका, होटल में रुका। इज इट क्लियर? तो यहां पे आप समझ चुके हैं ये क्या कहना चाह रहा है। सेंटेंस कहना चाह रहा है कि वो होटल में रुका है, एंड मैं के सेंस में हम एक ही प्रपोजिशन का यूज करने वाले हैं, क्या? इन का यूज करने वाले हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। यू शुड कंप्लाई डैश माई रिक्वेस्ट, यू शुड कंप्लाई डैश माई रिक्वेस्ट। मैंने बताया था बच्चों कि कंप्लाई के बाद एक फिक्स प्रपोजिशन का यूज करा जाता है, एंड क्या है वो फिक्स प्रपोजिशन? बताएगा कोई मुझे? बहुत जल्दी से आंसर कह रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि कंप्लाई के बाद फिक्स प्रपोजिशन कौन सा आता है? देख लेते हैं। कंप्लाई के बाद क्या आएगा? विद आएगा। इज इट क्लियर? फिक्स प्रपोजिशन है, कंप्लाई के बाद हमेशा किसका यूज होगा? कंप्लाई विद। कई बार पूछा जा चुका है कंप्लाई, और कंप्लाई के बाद हमेशा क्या टिक करना है आपको? विद टिक करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सुरेश हैज ज्वाइंड अ डैश कोर्स, सुरेश हैज ज्वाइंड अ डैश कोर्स, 2 years कोर्स, 2 years कोर्स, 2 year कोर्स, 1 year कोर्स। मैंने बोला सुरेश ने 2 सालों का कोर्स ज्वाइन करा या 2 साल का एक कोर्स ज्वाइन करा? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? 2 साल का कोर्स ना, और वही आपका इंग्लिश में भी ठीक होगा। इज इट क्लियर? सुरेश ने एक 2 साल का कोर्स ज्वाइन करा। इज इट क्लियर? तो 2 साल बेटा 2 ईयर पे आपको टिक करना है, एंड यही आपका सही ऑप्शन है। ऐसे इसी तरीके से आपको इंग्लिश सीखनी है, बिल्कुल जोड़ जोड़कर, कोऑर्डिनेट कर कर, हर एक क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट कर कर हम यहां पर सीखेंगे, और बहुत ही इजी तरीके से, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाली है इंग्लिश। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंफॉर्मेशन द मैनेजर हैड वॉज नॉट इनफ। इंफॉर्मेशन द मैनेजर हैड, मतलब इंफॉर्मेशन जो मैनेजर के पास है वो अभी पर्याप्त इनफ नहीं है। इज इट क्लियर? तो आपने देखा इंफॉर्मेशन जो मैनेजर के पास है, यहां पे एक्चुअली एक मीन आ रहा है, और वो क्या आ रहा है? विच। किसका सेंस आ रहा है यहाँ पे? विच। एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि यहां पर छिपा हुआ है। द इंफॉर्मेशन द मैनेजर हैड, इंफॉर्मेशन विच द मैनेजर हैड वॉज नॉट इनफ। तो जो इंफॉर्मेशन मैनेजर के पास है वो पर्याप्त इनफ नहीं है। इज इट क्लियर? तो यहां पे बेटा जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा और उससे पहले कोई कॉमन नाउन आएगा, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज करा जाता है। इज इट क्लियर? तो जब भी आर्टिकल द का यूज करा जाएगा तो यहां पे एक ही ऑप्शन सही बैठ रहा है, क्या? द लिटिल। ये मैंने आर्टिकल में भी पढ़ा रखा है कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, उससे पहले कॉमन नाउन दिया होगा, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाएगा, उस कॉमन नाउन से पहले। तो इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन से पहले क्या लगने वाला है? आर्टिकल द, एंड आर्टिकल द एक ही ऑप्शन में है, द लिटिल में। इज इट क्लियर? जो इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन? जो इंफॉर्मेशन, एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूं, और डेफिनेट इंफॉर्मेशन के लिए मैं किसका यूज करूंगा? आर्टिकल द का यूज करूंगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम देख लेते हैं जरा। इट इज डैश दैट दोज हु एक्सेप्ट क्लीमेंसी फ्रॉम अदर्स are seldom merciful themselves. Is it clear?
तो क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं बेटा, इट इज डैश दैट हु एक्सेप्टेड क्लीवेंसी फ्रॉम अदर्स, मतलब जो दूसरों से उम्मीद रखते हैं दया की, वो खुद ही उनके लिए दयावान नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? मतलब दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वो मेरे लिए ये करे, वो मेरे लिए वो करे, जस्ट लाइक हमारे रिश्तेदार वगैरह हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम उनके लिए ये करें और हम उनके लिए ये करें, और जब हमारी बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। इज इट क्लियर? तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर कह रहा है कि यहां पे एग्जैक्ट वर्ड क्या आना चाहिए कि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। इज इट क्लियर? तो यहां पे क्या आना चाहिए? पैराडॉक्सियल। पैराडॉक्सियल क्या करता है? ये विरोधाभास करता है, ठीक है, एक अगेंस्ट, दो सिचुएशन को अगेंस्ट रखने का काम करता है। इट इज पैराडॉक्सियल, ठीक है। ये कहीं ना कहीं विपरीत है कि जो लोग, ये कहीं ना कहीं विपरीत है कि जो लोग दूसरों से मदद की कामना करते हैं और जब उनकी बारी आती है तब वो क्या करते हैं बेटा? पीछे हट जाते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां पे एक ही ऑप्शन सही है बेटा, पैराडॉक्सियल। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, क्लैंडस्टीन। इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लैंडस्टीन, कई बार पूछा गया है। क्लैंडस्टीन का मतलब क्या होता है? सीक्रेट। क्लैंडस्टीन का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आप या तो सिनोनिम भी टिक कर सकते हैं या फिर एंटोनिम भी। इज इट क्लियर? आपको अलग से एंटोनिम लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था बेटा कि केवल आपको वर्ड का मीनिंग लर्न करना है, ना कि उसका अपोजिट मीनिंग। अगर आपको मीनिंग पता है तो आप हर वर्ड का एक मीनिंग टिक कर सकते हैं, और एंटोनिम भी अगर पूछा जाए तो आप उसका एंटोनिम भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारे ऑप्शंस के मीनिंग आपको पता होने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो वोकैबुलरी सेशन भी मेरा बहुत अच्छे तरीके से लें, मैं वही वर्ड कराऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इज इट क्लियर? In the following question, out of 4 alternatives, select the word opposite in the meaning of the word given. तो आपको वो वर्ड चुनना है जो कि इसका अपोजिट होगा। क्लैंडस्टीन का मतलब क्या होता है? सीक्रेट, जिसको छुपा कर रखा जाए, सीक्रेट रहे। इज इट क्लियर? एंड इसका एक ही एंटोनिम दिया हुआ है यहाँ पे, एंड वो दिया हुआ है आपका ओपन। इज इट क्लियर? ओपन मतलब खुला हुआ, सबके सामने। इज इट क्लियर? क्लैंडस्टीन का मतलब गुप्त, जिसको गुप्त रूप से, जिसको छुपा कर रखा गया हो, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन क्या रहने वाला है? ओपन रहने वाला है। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके से हम करा रहे हैं, एंड इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इज इट क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? इंट्रीपिड। इंपॉर्टेंट वर्ड इंट्रीपिड लिख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, किसी ना किसी सेट में यह पूछा जाएगा, 100% है। इंट्रीपिड, इंट्रीपिड का मतलब क्या होता है? ब्रेव। इंट्रीपिड का मतलब क्या होता है? ब्रेव, जैसे कि इंडिया के सोल्जर्स। इज इट क्लियर? जैसे कि हमारे सिपाही, जैसे कि हमारे देशवासी अपने देश के लिए इंट्रीपिड। इंट्रीपिड का मतलब ब्रेव, निडर, बहादुर। तो बेटा इसका सिनोनिम पूछा गया है या अपोजिट मीनिंग देख लेते हैं जरा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अपोजिट। तो आपसे क्या पूछा गया है? अपोजिट मीनिंग पूछा गया है। अब निडर है तो इसका क्या होगा? डरा हुआ, डरा हुआ या फिर कमजोर। एंड इसका एक ही ऑप्शन आपको दे रखा है, मीक। मीक का मतलब क्या होता है? कमजोर। मीक का मतलब क्या होता है? कमजोर। इज इट क्लियर? तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या रहेगा? मीक रहेगा। इज इट क्लियर? तो मीक का भी मीनिंग आपको लिखते हुए चलना है। मीक का मतलब क्या रहता है? कमजोर रहता है। एंड इंट्रीपिड का मतलब क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग, ब्रेव। लिथार्जी, लिथार्जी का मतलब क्या होता है? आलसीपन। मतलब मैं बहुत ज्यादा आलस में हूं, मेरे से कोई काम नहीं हो रहा, तो मैं कैसा हूं? लिथार्जी हूं। इज इट क्लियर? तो इसमें क्या पूछा गया? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द सिमिलर मीनिंग। मतलब इसके जैसा मिलता जुलता मीनिंग आपसे पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका मिलता जुलता मीनिंग क्या रहने वाला है। ड्रोजी, ड्रोजी मतलब उपासी लेता रहे, मतलब गेपिंग करता रहे, यॉर्निंग करता रहे बेड पे पड़े हुए, और कहता रहे कि भैया मेरे को ये ले आओ, मेरे को वो ले आओ, दैट इज ड्रोजी। इज इट क्लियर? बेड पे ही उसको सारी चीजें चाहिए, बेड पे ही सो लेगा, बेड पे ही लेट लेगा, दैट इज ड्रोजी। जिसको बहुत ज्यादा नींद में हो या फिर उसका उठने का मन ना कर रहा हो तो उसको कहते हैं ड्रोजी। अब इसका लिथार्जी का सिनोनिम क्या रहेगा? लिथार्जी का भी मतलब आलसी, एंड ड्रोजी का भी मतलब एक तरीके से आलसी ही होता है। तो सिमिलर मीनिंग पूछा है, ना कि सेम मीनिंग। एग्जैक्टली सेम तो नहीं है ड्रोजी, लेकिन उससे मिलता जुलता मीनिंग है। इज इट क्लियर? तो सिमिलर मीनिंग पूछेगा, ना कि सेम मीनिंग पूछने वाला है एग्जामिनर। इज इट क्लियर? तो आपको क्या करना है बेटा? सिमिलर मीनिंग पे टिक करना है, मतलब मिलता जुलता। अब तुम कहोगे कि भैया बिल्कुल तो सेम नहीं है, तो बिल्कुल सेम वो आपसे पूछने भी नहीं वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता है, एंड बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका सेम मीनिंग होता ही नहीं है। एंड होगा भी अगर सेम मीनिंग तो बेटा 1 से 2 होगा, एंड सिमिलर मीनिंग
10 से 15 20 तक हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो आपसे मेहनत तो एग्जामिनर करवा रहा है और आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं निकलने वाला है। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आज के टाइम पे कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ चुका है एंड आप इस बात को जानते हैं कि पहले बच्चा जैसे ग्रामीण तबके का बच्चा है तो उस पे एजुकेशन का अभाव होता था, क्योंकि वहां तक उस टाइम पे सुविधा नहीं थी। कहीं ना कहीं यूट्यूब का अभाव था, कहीं नेट नहीं होता था या इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तो वहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन आज के टाइम पे शहर का बच्चा तो कंपटीशन में है ही, उसके साथ साथ ग्रामीण तबके का बच्चा भी आपके कंपटीशन में आ चुका है एंड वो शहर के बच्चे से कहीं ना कहीं दुगना ज्यादा मेहनती होता है। तो बेटा कंपटीशन लेवल तो उन्होंने बढ़ा ही दिया है, तो आपको बस इतना करना है, आज के टाइम पे मेहनत में कमी नहीं छोड़नी। स्मार्ट वर्क भी चाहिए और हार्ड वर्क भी चाहिए, दोनों वर्क आपको करने हैं, तभी जाके एग्जाम में उम्मीद है कि एग्जाम निकलेगा। एग्जाम निकलेगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं, एग्जाम निकलेगा, लेकिन स्ट्रेटजी हमारी होगी एंड फॉलोअर आप होंगे। अगर आप हमको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, मैं मानता ही नहीं है एग्जाम ना निकले। इज इट क्लियर? और बेटा एग्जाम के लिए ये उम्मीदें आपकी नहीं है, ये आपके पेरेंट्स की भी हैं। बहुत उम्मीदें हैं उनको आपसे। बेटा आप एक तरीके से उनका गैम्बल हो, एक जुआ हो जिसपे वो पैसा लगाते आ रहे हैं, लगाते आ रहे हैं, लगाते आ रहे हैं। लेकिन बेटा आज उन पत्तों को खुलने का टाइम आया है। तो पत्ते कैसे खुलने चाहिए कि उनका सर फक्र से उठ जाए या झुक जाए, ये डिपेंड करता है बेटा आप पर कि आप कैसे पत्ते बनेंगे, उनको उठाने वाले या उनको झुकाने वाले। इज इट क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। बेटा आपको पत्ता ऐसा बनना है कि वो सबके सामने ये जाकर बोले कि हाँ मेरे पत्ता जिस पर मैंने दाम लगाया था वो बिल्कुल खरा उतरा है, वो बिल्कुल इक्का है। इज इट क्लियर? तो उस तरीके से आपको मेहनत करनी है, एक भी कदम पीछे नहीं हटना है, जैसे कि उन्होंने आपकी परवरिश में नहीं हटाया है। ठीक है, तो चलो तो देख लेते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नजर मारते हैं। हुडविंग। हुडविंग का मतलब क्या होता है? हुडविंग का मतलब होता है बेटा धोखा देना। हुडविंग का मतलब क्या होता है? धोखा देना। इज इट क्लियर? बहुत सारे बच्चे हैं जो धोखा दे रहे हैं अपने आप को, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई के नाम पर टाइम पास कर रहे हैं, तो वैसा नहीं बनना है आपको। ठीक है, हुडविंग का मतलब होता है धोखा देना। इसका एक ही सिनोनिम है बेटा, डिफ्रॉड। अच्छा देख लेते हैं पहले सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम पूछा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड दैट इज सिमिलर मीनिंग। एंड सिमिलर मीनिंग आपको पता है, सिमिलर मीनिंग इसका क्या होगा? डिफ्रॉड होगा। ठीक है, हुडविंग का मतलब धोखा देना, डिफ्रॉड का भी मतलब धोखा देना या फिर जाली चीजें किसी को बेच देना, दैट इज डिफ्रॉड, एक तरीके से फ्रॉड कर देना। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। अच्छा ये वन वर्ड आ चुके हैं बेटा, जैसे हमने बचपन में पढ़े थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कभी ना मरे, अमर। इज इट क्लियर? तो वैसे ही उस तरीके से इंग्लिश में भी आपसे क्वेश्चन पूछता है बेटा, जैसे कि दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा ना जा सके, करेक्ट ना किया जा सके। ठीक है, एक बार लिख गया तो परमानेंट मार्कर से लिख गया, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। इज इट क्लियर? आपका सिलेक्शन एक बार लिख गया तो लिख गया बेटा, तो वो इतिहास है आपका। ठीक है, तो बेटा ऐसी चीज जो कभी ना करेक्ट हो सके उसको कहते हैं इनकरेजिबल। इनकरेजिबल, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड। इज इट क्लियर? इसमें देख रहे हो करेजिबल, तो आपको समझ जाना है जो करेक्ट नहीं हो सकती है। इज इट क्लियर? वर्ड में ही आपको दिख रहा होगा, इनकरेजिबल का मतलब दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा ना जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर। मतलब एक पर्सन जिसको जो दूसरे की करतूतों का भुगतना उसको पड़ जाए। इज इट क्लियर? मतलब दूसरे की चीजें और झेलना उसको पड़ रहा है, मतलब बलि का बकरा एक तरीके से। और बलि का बकरा का बेटो क्या कहते हैं उसको? स्केप गॉट। बलि के बकरे को क्या कहा जाता है बेटा? स्केप गॉट। इज इट क्लियर? अ पर्सन हु ब्लेम्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ध्यान रखना, इसको लिख लेना कॉपी में और याद कर लेना बिल्कुल। ठीक है, स्केप गॉट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरे का परिणाम झेलना पड़े। इज इट क्लियर? दूसरे की गलतियों का परिणाम खुद को झेलना पड़े, मतलब वो बलि का बकरा बन जाए। इज इट क्लियर? उसको क्या बोलेंगे बेटा? स्केप गॉट बोलेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, अच्छा हमारी जो अभी कॉन्सेप्चुअल क्लास रहने वाली है वो नेक्स्ट एक्टिव पैसिव वॉइस पर ही है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं इस तरीके से एक्टिव पैसिव कराऊंगा कि बेटा एक ही रूल से पूरा एक्टिव पैसिव खत्म कर दूंगा, जैसे आपने बचपन में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस एस फॉर्म, ये सारी चीजें एक स्ट्रक्चर आपको लर्न कराया जाता था। एंड आपके लिए मैं इतना इजी कर दूंगा कि आज तक आपने इस तरीके का एक्टिव पैसिव पढ़ा ही नहीं होगा। एंड अगर आपने एक्टिव पैसिव की क्लास ले ली तो आप ये बोलोगे बेटा
कि ऐसे भी हो जाता है एक्टिव पैसिव। इज इट क्लियर? एक ही रूल से हम आपको एक्टिव पैसिव खत्म कराएंगे। एन एलिफेंट मे बी हेल्प्ड इवन बाय एन आंट। अच्छा, मे बी हेल्प्ड, अच्छा इसका एक्टिव वॉइस आपसे पूछा गया है, एक्टिव वॉइस क्या रहेगा? ये पैसिव वॉइस में है, ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस में है, इसका एक्टिव वॉइस क्या रहा होगा? अच्छा एंड तो इधर आने वाला है, आप समझ चुके हैं, एंड तो इधर आने वाला है। यहां से समझ लेते हैं बेटा, यहां पे आप देख रहे हैं, अच्छा मे के बाद जो लगती है वो बेयर बेस फॉर्म लगती है, मे हेल्प, मे हेल्प, इसका पैसिव क्या रहेगा? मे बी, मे बी हेल्प, मे हेल्प का पैसिव क्या रहेगा? मे बी हेल्प। एक्चुअली ये बेयर बेस फॉर्म है, तो बी की बेयर बेस फॉर्म लगेगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव बन जाएगा। इज इट क्लियर? मेन वर्ब का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और मेन वर्ब जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में बी की फॉर्म रहेगी। मेन वर्ब बेटा मॉडल्स जो होते हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड एंड आउट, ये 13 मॉडल्स होते हैं बेटा। 13 मॉडल में से 11 मॉडल्स जो होते हैं यूज्ड एंड आउट को छोड़ के, जो 11 मॉडल्स रहते हैं उनके बाद बेटा बेयर बेस फॉर्म का यूज करा जाता है। क्या? बेयर बेस फॉर्म का। इज इट क्लियर? तो ये भी एक ऐसा मॉडल है जिसके बाद बेयर बेस फॉर्म का यूज किया गया है। तो बेटा बी की भी बेयर बेस फॉर्म लगेगी, जिस फॉर्म में मेन वर्ब है उसी फॉर्म में बी की फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर? तो एक्टिव वॉइस ये रहा होगा एंड पैसिव वॉइस इसका ये रहा होगा। इज इट क्लियर? तो एक्टिव वॉइस में देख लेते हैं, जिसमें मे हेल्प आ रहा है वही आपका सही आंसर है। तो देख लेते हैं, मे हेल्प इसमें नहीं दिया हुआ, और टू हेल्प क्यों हो जाएगा? मॉडल तो चेंज होगा ही नहीं। इज इट क्लियर? हेल्पिंग वर्ब से हमारा कोई भी मतलब नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब से हमारा पैसिव वॉइस में कोई भी मतलब नहीं होता है। तो मे हेल्प नहीं हो सकता, मे बी, सॉरी एक्टिव वॉइस है ना, मे हेल्प, यही आपका आंसर सही है। मे इवन हेल्प और कैन हेल्प। इज इट क्लियर? तो आपका इवन एन आंट मे हेल्प एन एलिफेंट। इज इट क्लियर? यही आपका सही आंसर है। इज इट क्लियर? यही आपका एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, शी टीचेज अस इंग्लिश। शी टीचेज अस, मेन वर्ब को देखना है आपको। मेन वर्ब क्या लिखी हुई है आपकी? मेन वर्ब आपकी लिखी हुई है बेटा, यहीं से थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे एक्टिव पैसिव को। जिनका क्लियर नहीं है, जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं ली है एंड जिन्होंने ले रखी है, उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमने कैसे करा है। ठीक है, फिर भी उनको समझाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने कॉन्सेप्चुअल क्लास मेरी नहीं ली है। अरे ये क्या हो रहा है? शी टीच अस इंग्लिश। तो टीच आप देख रहे हैं प्रेजेंट की फॉर्म है, फर्स्ट और एसीएस प्रेजेंट की फॉर्म होती है बेटा। तो जिस फॉर्म में मेन वर्ब है उसी फॉर्म में बी की फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटा ये प्रेजेंट की फॉर्म है, तो बी का प्रेजेंट क्या होता है बेटा? इज, एम और आर। बी का प्रेजेंट यही होता है, इज, एम, आर, एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी टॉट। ठीक है, तो इज, एम, आर, या तो इज हो या एम हो या आर हो, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वही आपका क्या है बेटा? पैसिव वॉइस होने वाला है। आर टॉट, इज बीइंग टॉट, ये नहीं होगा। ठीक है, हैव बीन टॉट, ये नहीं होगा। हैड बीन टॉट रूल आउट कर दे बेटा, केवल एक ही पैसिव है और वो क्या रहेगा? इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, भले ही हमने एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा है। तो एक ही रूल से, केवल एक ही रूल से मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस कराने वाला हूं, और पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लास में आपको एक्टिव पैसिव वॉइस की देने वाला हूं। इज इट क्लियर? कल से हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट हो जाएगा। शी आस्क्ड रवि व्हाट इज वरीइंग यू। शी आस्क्ड रवि व्हाट इज वरीइंग यू। क्या पूछा है बेटा इसमें? इसमें पूछी आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या रहेगी बेटा? आपने देखा शी आस्क्ड रवि, तो शी आस्क्ड रवि का शी आस्क्ड रवि रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्वेश्चन वर्ड ही आ जाता है। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे क्या आ जाता है बेटा? व्हाट वाज। इसका क्या हो जाएगा बेटा? वाज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में जाएगा बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस में। कल भी शायद मैंने एक क्वेश्चन में बताया था बेटा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चला जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। व्हाट इज, व्हाट वाज, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो दो ही सेंटेंस बचे हैं, आप दो में देख लेते हैं। What was worrying him? What was, she asked रवि, what was worrying him? अच्छा, इसका प्रेजेंट आप देख रहे हो, इसको रूल आउट वैसे कर देंगे कि she asked, यहां पे क्या पूछा है? asked है, और यहां पे asked
यहीं पे है केवल। बेटा रिपोर्टिंग वर्ब को कभी भी चेंज नहीं करा जाता है। आज है तो आज ही रहेगा, सैड है तो सैड ही रहेगा। इज इट क्लियर? सैड को प्रेजेंट में नहीं ले जाएंगे, सेज कर देंगे, या सैड को फ्यूचर में नहीं ले जाएंगे, कभी भी उनका टेंस चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बिल्कुल एज इट इज रहेगा। अगर पास्ट में है तो पास्ट में, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में, अगर फ्यूचर में है तो फ्यूचर में। इज इट क्लियर? बेटा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस की वर्ब का टेंस चेंज करते हैं, ना कि रिपोर्टिंग पार्ट का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रिया एडवाइज मी नॉट टू गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। प्रिया एडवाइज्ड मी नॉट टू गो टू स्कूल नेक्स्ट डे। अच्छा तो बेटा देख लेते हैं इसका। यहां पे एक्चुअली इनडायरेक्ट दे रखा है आपको, इनडायरेक्ट स्पीच दे रखी है, उसको चेंज करना है आपको डायरेक्ट स्पीच में। तो देख लेते हैं किसका ये अच्छा डायरेक्ट स्पीच बन पा रही है। प्रिया सेड टू मी डू नॉट गो टू स्कूल नेक्स्ट डे। अच्छा नेक्स्ट डे का नेक्स्ट डे नहीं रहता, आपको पता है टुमारो का नेक्स्ट डे होता है। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो बेटा टुमारो का होगा नेक्स्ट डे। अब पहले इसी बात पे देख लेते हैं। टुमारो, टुमारो इसमें दिया हुआ है, टुमारो आपका इसमें भी दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, प्रिया सेड टू मी डू नॉट गो टू स्कूल टुमारो। ये आपका सही लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। प्रिया सेड विल नॉट, ये नहीं हो सकता बेटा, ठीक है, इसका टेंस चेंज नहीं हो सकता। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस दिया होगा, जैसे कि जिसमें आपको लगे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड कमांड, ऐसे सेंटेंसेस दिए हुए हैं तो उनका सेंटेंस का टेंस चेंज कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं होता है। मैंने बोला ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। इज इट क्लियर? या ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, टू ओपन नहीं कर देंगे, इसका ओपन है तो ओपन ही रहेगा। इज इट क्लियर? तो जब भी ऐसा लगेगा आपको एडवाइस दी हुई है, कमांड दी हुई है, रिक्वेस्ट दी हुई है, इस तरीके के सेंटेंस में इनको बोला जाता है बेटा इंपरेटिव सेंटेंस। इज इट क्लियर? तो इंपरेटिव सेंटेंस का कभी भी टेंस चेंज नहीं किया जाता है। तो इसमें भी बेटा टेंस चेंज नहीं होने वाला है। तो आप देख रहे हैं, डू नॉट गो टू स्कूल, डोंट गो टू स्कूल टुमारो, प्रिया टोल्ड मी दैट, ये भी बिल्कुल ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इज इट क्लियर? एक ही ऑप्शन सही है बेटा, डोंट गो टू स्कूल टुमारो, प्रिया सेड टू मी, प्रिया ने मुझसे बोला आपको स्कूल नहीं जाना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई एग्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। एंड बच्चों को लिखवा रखे हैं मैंने फिक्स प्रपोजिशंस कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। एग्री के बाद क्या आएगा? एग्री के बाद एक ही प्रपोजिशन आता है बेटा, एग्री के बाद क्या आता है? टू आता है। इज इट क्लियर? आई एग्री टू योर प्रपोजल, आई एम एग्री टू योर प्रपोजल। इज इट क्लियर? आई एम एग्री टू योर प्रपोजल। कोई डाउट? इज इट क्लियर? तो एग्री के बाद आपको ध्यान रखना है, यहां पे एरर दिया हुआ है, आई एम एग्री टू योर प्रपोजल, आई एम एग्री, आई एम एग्री। इज इट क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन आपका आज का। As soon as he received the call, dash he left the home. As soon as he received the call, जैसे ही उसको कॉल मिलेगा, जैसे ही उसको कॉल हॉस्पिटल से आएगा, वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाएगा। हॉस्पिटल से आएगा ना, इज इट क्लियर? As soon as he received the call from the hospital. Is it clear? As soon as he received the call, he left the home. Is it clear? यहां पे एरर दिया हुआ है बेटा, ही रिसीव द कॉल फ्रॉम द हॉस्पिटल एज सून एज ही रिसीव द कॉल। सही कर लेते हैं सेंटेंस को एक बार, मैं फिर से लिख देता हूं इसको। एज सून एज ही रिसीव द कॉल from the hospital, he left the home. He left the home. Is it clear? तो जैसे ही उसको कॉल आएगा हॉस्पिटल से, वो
क्या करेगा, वो अपना घर छोड़ देगा और वहां के लिए निकल लेगा। इज इट क्लियर? तो वो क्या करेगा, उसको कॉल आएगा किससे, हॉस्पिटल से। जब यहाँ पे हॉस्पिटल से कॉल आना है तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन में फ्रॉम आ जाएगा। इज इट क्लियर? फ्रॉम ही आपका सही आंसर है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आज हमारी टेस्ट सीरीज खत्म होती है एंड आपको इसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो बेटा आपको एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। जितना आपको क्लास में कराया जाएगा वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन, अगर एक भी कॉन्सेप्ट आपका डगमगाता है या एक भी नंबर से आप रह जाते हैं तो बेटा बहुत अफसोस वाली बात होगी। इस वैकेंसी को बेटा आपको ऐसे देखना है जैसे कि आपकी आखिरी वैकेंसी हो, इसके बाद आपको वैकेंसी देखने की जरूरत ही ना पड़े। इज इट क्लियर? यही है फाइनल वैकेंसी है एंड इसी को ही लेना है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन में ही नहीं रखना। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और इस तरीके से पढ़ाई बेटा तभी हो सकती है जब आप रेगुलर जुड़े हुए हो, रेगुलर हमारे गाइडेंस में हो। जितना हम करा रहे हैं क्लास में उतना आप कर रहे हो, तो मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, ये एग्जाम इतना बड़ा एग्जाम नहीं है कि आप ना निकाल पाओ। इज इट क्लियर? तो कल मिलते हैं बेटा, आप पढ़ के आइएगा। जितना हमने कराया है उतना आपको बेटा करना है, रेगुलर करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, जितनी भी प्रैक्टिस हम करा सकते हैं उतनी कराएंगे। हर एक गली से आपको गुजरवाएंगे। ऐसी कोई गली नहीं होगी बेटा क्वेश्चंस की जिससे आप ना निकले हो। आप एग्जाम में बैठकर आप हमको जरूर याद करेंगे कि जितना सर ने कराया था उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। इज इट क्लियर? तो चलो, तो कल मिलते हैं बेटा एक्टिव पैसिव के साथ। धन्यवाद।